हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी द्वारा अब तक पूछे गए फिजिक्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक होता है, सभी को पता होगा। साधारण हाइड्रोजन, समस्थानिक, प्रोटियम। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। भारी हाइड्रोजन, समस्थानिक, ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि अत्यंत भारी हाइड्रोजन, समस्थानिक, ट्राइटियम, इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक। नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम इकाई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? तो 10 घात -10 मीटर होता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घात -10 मीटर। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये आपका दूरी की। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2020 में पूछा गया था। अगर पूछा जाए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घात 15 मीटर होता है। ठीक। नेक्स्ट, आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2018 में पूछा गया था। आवृत्ति को किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य पुरुष 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। यह प्रश्न आपका टीआरई 2 में बन चुका है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि को सुनने में सक्षम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी 2017 में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? अभी हमने पढ़ा हर्ट्ज में आपका आवृत्ति मापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाट जो है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? तो आपका कार्य बटे समय होता है, और विद्युत शक्ति के एसआई मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा क्या है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा गया था। व्याख्या इंपॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। जो व्याख्या इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ दूंगा। ठीक है। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निश्चित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आंखों की क्षमता, प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर यानी एंगस्ट्रॉम की बात करें तो आपका यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा तक मापी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताता है। एनसीईआरटी की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। अतः अभ्यर्थी प्रश्न के विकल्पों के अनुसार परास के भीतर निकटतम उत्तर का चयन कर सकते हैं। ठीक है। अगला है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता? अभी हमने पढ़ा, तो ये आपका ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ये पूछा गया प्रश्न है, आपके बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर दिया, इससे क्या नापा जाता है? इससे आपका जल का घनत्व तो नापा जाता है। इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है किसकी इकाई? दाब की इकाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब क्या है? आपका अदिश राशि, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दाब क्या है? अदिश राशि है। दाब का मात्रा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। ठीक है, पास्कल भी इसे कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दाब का मात्रक है, फिर वही प्रश्न आ गया तो आपका ऑप्शन ई, इसमें कोई नहीं है तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? कौन सी आपका अदिश राशि है? आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दाब, अभी हमने जस्ट पढ़ा, दाब कैसी राशि है? आपका अदिश राशि, अदिश है। बाकी बल, वेग, त्वरण ये क्या है? आपके सदिश राशि है। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बीपीएससी 2019 में प्रश्न बन चुका है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? करा किसका मात्रक नहीं है? आपका बीपीएससी 2019 का प्रश्न है ये, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सही कथन चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का में पूछा गया है। देखिए, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लेकिन अगर आवृत्ति की बात करें तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है। ठीक है, और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति क्या होती है? सबसे कम होती है। दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ये। अगला है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण है, तो किसकी वजह से होता है? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का व्यतिकरण किसे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण के कारण अनेक रंगों की और सुंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। कई बार आ चुका है प्रश्न, एक परमाणु केंद्र का धनावेशित हिस्सा कौन सा होता है? आपका ऑप्शन डी, न्यूक्लियस यानी नाभिक होता है। नाभिक होता है, नाभिक में क्या होता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज होता है यानी प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए आपका नाभिक क्या हो गया? नाभिक आपका धनावेशित हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार प्रश्न बन चुका है ये, आपका बीपीएससी 2017 में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अन्य नाम की बात करें तो इसे उदातीकरण भी कहते हैं, उदातीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो आपका कपूर हो गया, नेपथलीन इसके उदाहरण है, पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं त्रिक बिंदु कहलाता है। उदाहरण की बात करें तो 611.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन जल का त्रिक बिंदु है। ठीक है, जिस पर द्रव, जल, ठोस, बर्फ और जल वाष्प एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें क्या होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होती है कॉस्मिक किरणें? आवेशित कण होती हैं। ऑप्शन में क्या दिया था? आवेशित कण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। देखिए, 2 बार प्रश्न बन रहा है ये 2015 में। नेक्स्ट बात करें हम 2G स्पेक्ट्रम में जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? आपने सुना हो ना 2G, 3G, 4G, इसमें आपका जो जी होता है क्या होता है? जनरेशन बताता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राडार का आविष्कारक कौन है? राडार का आविष्कारक, देखिए कितनी बार प्रश्न बना है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन ने इसकी खोज की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? 1935 में। ठीक है, 1935 में। अगला, गॉड पार्टिकल है
गॉड पार्टिकल, आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हिग्स बोसॉन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसॉन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स तथा बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ड को 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा चुका है। अगला, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार का प्रदान हुआ था। आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। इन्हें कब मिला था? 1913 में। किस क्षेत्र में? साहित्य में। उसके बाद आप सीवी रमन 1930 में भौतिकी में, हरगोविंद खुराना आपका चिकित्सा, इन्हें मिला था 1968 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में। मदर टेरेसा को शांति में आपका 1979 में। और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में, इन्हें मिला था 1998 में। कल्याण सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में। और वी रामकृष्णन रसायन के क्षेत्र में 2009 में। और अभिजीत बनर्जी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला था 2019 में। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने? तो आपका गैलीलियो ने, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किसने? तो आपका रॉबर्ट ब्रदर्स ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी तरह हम जो है केमिस्ट्री और बायो के प्रश्नों को भी करेंगे और सब्जेक्ट के भी प्रश्नों को हम करेंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन बराबर है किसके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/1000 मिलीमीटर के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें इसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है। अगला, लोलक की कलावधि, ये प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 2 में 1 में या 2 में बना है ये प्रश्न। लोलक की कला अवधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बीपीएससी जो है क्वेश्चन रिपीट करती है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, नेक्स्ट, बल गुणनफल है, बल गुणनफल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। यानी बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होगा? आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बराबर v-u/t, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि पूछा है, तो ऑप्शन डी। आयतन क्या है? तो ये आपका अदिश राशि है। बाकी हम बात करें विस्थापन, वेग, बल, ये सब कैसी राशियां हैं? तो ये आपका जो है सदिश राशि है। ठीक, अगला, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी राशि? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द्रव्यमान, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 मीटर को क्या कहते हैं? 1 किलोमीटर कहते हैं, सभी को पता होगा। 100 मीटर क्या कहते हैं? 1 हेक्टोमीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 डेकामीटर। और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर होता है। अगला, 1 पिकोग्राम बराबर होता है, ऐसा प्रश्न बीपीएससी बहुत पूछता है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम होता है। क्या कितना? 1 पिकोग्राम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी,
लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी बार जो है लिफ्ट से प्रश्न बना है तो इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट की फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लग रहा बल शून्य होगा। नेक्स्ट, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात के एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तीनों एक साथ गिरेंगे, क्योंकि जो है निर्वात है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्वात की स्थिति में वायु का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, इसलिए जो है तीनों एक साथ गिरेंगे। नेक्स्ट आपका वायु में ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग कैसे तरंग है? तो आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी 2019 का प्रश्न है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? अभी मैंने बताया था नेप्थलीन किसका उदाहरण है? ये ऊर्ध्वपातन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई क्या होता है? तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति की वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या संचारित होता है, यानी P बराबर क्या होता है? W/T। इसलिए आपका इसका मात्रा क्या होगा? वाट, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से आपका विभवांतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है आपकी बार। ये आपका वोल्ट मीटर से विभवांतर, एमीटर से विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल नापते हैं। और गैल्वेनोमीटर ये आपका गलत हो जाएगा, इससे प्रतिरोध नहीं नापते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन जो है ओम मीटर के द्वारा, प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 इकाई यानी 1 यूनिट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट बराबर होता है आपका वाट गुणे घंटा, तो आपका कितना हो जाएगा? 1000 वाट प्रति घंटा, जिसे 1 यूनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 4.70 किलो ओम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होता है? मात्रक होता है। अगर समांतर श्रेणी में जुड़े हुए तो ये इसी से आप निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, डायनमो। डायनमो अभी हमने पढ़ा था, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है आपका? विद्युत, तो आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा अभी हमने पढ़ा था किसके द्वारा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एमीटर के द्वारा नापी जाती है विद्युत धारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? देखिए वही प्रश्न है, तो एमीटर से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में आपका 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का तरीका क्या होता है? तो उसे प्रिज्म से गुजारेंगे। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
देखिए फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो आपका 1/, लेंस की क्षमता यानी डी होता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न और बनता है कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी क्षमता आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं प्लस होता है, और जो अवतल लेंस होता है उसका क्या होता है, माइनस में होता है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ये। अगला, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो ये आपका उत्तर की ओर, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं, तो आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तंतु को गर्म करके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो ऑप्शन डी प्रकाश विद्युत प्रभाव पे मिला था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब मिला था, 1921 में। अगला, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग, तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का होता है, तो किस पदार्थ का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्र धातु होता है किसका, आपका टिन और शीशे का, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, उष्मा का सबसे अधिक कुचालक पूछा इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा। पारा क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण, तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य पारगम्यता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध, अगर गर्म किया जाएगा तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, आपका घटेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठंडा के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लकड़ी क्या होता है, उष्मा का आपका कुचालक होता है, और लोहा क्या होता है, सुचालक होता है, इसलिए लोहा ठंडा लगता है ज्यादा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है इसलिए हमें ठंडक महसूस होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप कमरा क्या होता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। अगला, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा, अभी हमने पढ़ा, तापमान बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है ये। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें, तो इसमें गलत कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत कौन सा है, ऑप्शन सी, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये आपका क्या होगा, एक मिनट, आपका ऑप्शन सी होगा। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, यह आपका क्या होगा, गलत होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प सी कथन सही नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, ध्यान रखिए, कृत्रिम ऊन किसे कहा जाता है, एक्रेलिक को कहा जाता है, और रेयान को सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, कृत्रिम रेशम किसे कहा जाता है, तो रेयान को कहा जाता है, एक्रेलिक को ऊन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, श्रृंग अथवा और गर्त के बीच की दूरी को क्या, था ऑप्शन बी, तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है, तो ऑप्शन सी, आवृत्ति, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आवृत्ति जो है चेंज नहीं होती है, जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, बदल जाता है। अगला प्रश्न है,
पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? जो ग्लास होता है किसके? उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास वस्तुतः दूरदृष्टि को दूर करता है। दूरदृष्टि दोष में कभी कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष से युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, दूरदृष्टि में किसका प्रयोग? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार, तो क्या होगा दर्पण प्रकार? अवतल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है? जो नाई वगैरह प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि का वायु में वेग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माध्यम दिया है और ताप दिया है और ध्वनि का वेग दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? आकाश का रंग नीला क्योंकि? ऑप्शन बी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमने बताया था ना कि बैगनी का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो क्या होता है? कम होता है, इसलिए जो है उनका क्या होता है? प्रकीर्णन ज्यादा हो जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। अगला 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके पहले हमने बताया था, ये फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बनते हैं एग्जाम में, तो ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल स्तर नहीं बदलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ के टुकड़े के पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर क्या होता है? नहीं बढ़ता है। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वर्षा की भी जो बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, उसका कारण क्या? तो पृष्ठ तनाव उसका कारण होता है। ऑप्शन बी, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव आणविक आकर्षण का परिणाम है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोली होती हैं, क्योंकि उनकी सतह सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होना चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोली आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा श्यानता होती है। श्यानता शहद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जितना गाढ़ा उतना अधिक श्यानता। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता का क्रम शहद का सबसे ज्यादा, उसके बाद खून का, उसके बाद जल का, उसके बाद फिर वायु का, ये दिया है। अगला प्रश्न है, महासागर में सबसे ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? तो चंद्रमा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नजदीक है, उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगे ऊपर उठती हैं। सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता है, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगे चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चंद्रमा नजदीक है इसी वजह से। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? ऑप्शन बी,
उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, लेकिन भार अधिक हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो किसकी वजह से? ऑप्शन बी, उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसकी वजह से। ऑप्शन बी। अगला, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सभी को पता है, सूर्य से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसकी वजह से? नाभिकीय संलयन की वजह से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था प्रथम उपग्रह? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 19 अप्रैल 1975 को प्रथम भारतीय उपग्रह था ये। 19 अप्रैल 1975 को यह छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है? तो ऑप्शन ए, प्लूटो पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लूटो पर वर्ष जो होता है दीर्घतम होता है, जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है, तो कितना समय लगता है? लगभग 8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 8.5 मिनट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट, यानी 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड है। चूंकि निकटतम विकल्प 8.5 है, इसलिए जो है इसको लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में? तो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन सी, आयोग ने इसका 8 माना था आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, सभी को पता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा? तो बुध। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी, फास्ट जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? फिलामेंट का प्रयोग जो है बल्ब में होता है। ऑप्शन डी, टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग? जर्मेनियम का, अर्धचालक है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है? तो ऑप्शन सी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए। अगला, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। ऑप्शन सी। अगला, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस। तो ऑप्शन डी, रेडॉन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन और आर्गन वायु में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? खपत का बिल, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? तो यूरेनियम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम। ऑप्शन बी। अगला, इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो ऑप्शन सी, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था ये इनसैट 2A। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें फिजिक्स के टोटल 102 प्रश्न थे। हमने सारे प्रश्न कर लिए। इसके आगे के वीडियो में हम रसायन विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।